नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है। आपका पेपर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया का पेपर लगा हुआ है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेक्चर। आपको बता दूं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लगभग में 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको बताऊंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाऊंगा। पहला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एकजुट हो चुके थे? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल जो थे कांग्रेस के दो पार्ट हो चुके थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो यही जानिए। कांग्रेस की स्थापना हुई थी बेटा 1885 ईस्वी में। कांग्रेस जो एक पार्टी है, एक संगठन था, इसकी स्थापना हुई 1885 में। इसके जो प्रस्तावक रहे हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के। इन्होंने एक प्रकार सलाह दी थी इसको बनाने की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में पहला अधिवेशन इसका संपन्न होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने करी थी। और द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था इसका कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है चूंकि 1885 से लेकर के 1905 तक आप देखते हैं कम से कम आपका 20 वर्षों तक कांग्रेस में नरम दल विचारधारा चलती रही। 1905 में जो विभाजन हो जाता नरम दल और गरम दल का, अब उसके बाद दोबारा से कब इकट्ठा हुए यही आपसे पूछा गया है। अब यही प्रश्न आपको बताना है बहुत ही बारीकी के साथ, मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ बेटा 1916 में अधिवेशन हुआ है, लखनऊ अधिवेशन। उसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जो है नरम दल और गरम दल एकजुट हो चुके थे। 1907 के सूरत विभाजन के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल मिल जाते हैं और इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। यह प्रश्न भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। किसका विभाजन? कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन हो चुका था, लेकिन औपचारिक तौर पर। ठीक है, 1905 में वैसे उसकी पूरी जो है चीजें हो चुकी थी। गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल इन तीन का नाम बड़ा फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन को भारत में शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन को शुरू किया था एनी बेसेंट ने। भारत में दो होम रूल लीग थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 पुणे में शुरू किया था होम रूल आंदोलन, और एनी बेसेंट ने सितंबर महीने में 1916 में, यानी कि अप्रैल महीने में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको शुरू किया पुणे में, और उसके बाद में उसके बाद में फिर सितंबर महीने के अंदर एनी बेसेंट ने, यानी उसके बाद में एनी बेसेंट ने शुरू किया है मद्रास यानी अड्यार में। तो अड्यार में यानी मद्रास में, अड्यार मद्रास पड़ता चेन्नई में, वहीं पर अड्यार है, जगह है, वहीं पर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था होम रूल लीग। तो ये दूसरी व्यक्ति महिला थी। और इससे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में अप्रैल में पुणे में ही शुरू कर दिया था होम रूल आंदोलन। तो दो आंदोलन हुए भारत में। तो एनी बेसेंट 1916 सितंबर का महीना था अड्यार मद्रास में, जबकि बाल गंगाधर तिलक पुणे में शुरू किए थे 1916 अप्रैल के महीने में। क्लियर? आगे देखते हैं। तो मैं बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा महोदय। ऐसे पढ़ोगे दबा करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आती हैं। महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे किससे बेटा? ये लियो टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे। किससे? लियो टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी? भारतीय राष्ट्रवाद में बताएं। भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिका क्या थी? देशभक्ति के संदेशों का प्रचार प्रसार करना, अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना करना, और दुनिया दारी की खबरों से अवगत कराना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न जो पूछा गया, यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन सकता है। प्रश्न, महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे किससे? तो ये टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की एक पुस्तक थी लियो टॉलस्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यूथ। इससे बहुत प्रभावित थे गांधी जी। इस पुस्तक को पढ़ा था उन्होंने, जिसने उनके अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को आकार दिया था इस पुस्तक ने। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न आपसे परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, किस कांग्रेस नेता को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया? शेरे पंजाब
शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है शेरे पंजाब, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लाला लाजपत राय पंजाब के एक महान क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की। लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीन नेता गरम दल के नेता कहलाते हैं। आगे देखो बाबू, छठा प्रश्न आपका आ चुका है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? यह महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी की यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समुद्री यात्रा के दौरान लिखी थी, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना और स्वराज की व्याख्या बड़ी ही बारीकी के साथ करी है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, नेशन राष्ट्र की उत्पत्ति, नेशन राष्ट्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएं, नेशन राष्ट्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन से, नेशन राष्ट्र, बताएं बेटा, नेशन राष्ट्र की उत्पत्ति जो हुई है, बताएं वो किस भाषा से हुई है? नेशन यानी राष्ट्र की जो भाषा की उत्पत्ति किसकी? ये आपकी लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से बेटा? नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। नाटियो शब्द से हुई है, नाटियो शब्द कौन सा है? NATIO, इस शब्द से बना हुआ है नेशन शब्द, जिसका मतलब होता है जन्म या जाति। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज्य की संतति है? बताएं किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज्य की संतति है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य की संतति है, ठीक है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था आर कूपलैंड नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर कूपलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूपलैंड का मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई शिक्षा और प्रशासनिक एकता ने ही भारतीयों में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को उत्पत्ति करी थी। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? बताएं, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल की बात है, 1853, याद कर लीजिएगा डेट। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। उस समय जो लाल डलहौजी था वही गवर्नर जनरल हुआ करता था। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिएगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस दौरान लॉर्ड कैनिंग नाम का जो शासक था, लॉर्ड कैनिंग कहाँ पर है भैया? सी ऑप्शन में। लॉर्ड कैनिंग जो था वो उस समय जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, विद्रोह के बाद पहले वायसराय बने। चूंकि गवर्नर जनरल जो पहले कहते थे, भारत का गवर्नर जनरल जो था 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम आता, उस अधिनियम के बाद में फिर भारत का जो गवर्नर जनरल पहले कहलाता था उसको वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, वायसराय बन गया वो। यानी अब कंपनी का शासन हट गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन वहां से शुरू हो जाता 1858 के अधिनियम के बाद से। तो लॉर्ड कैनिंग ही ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का और पहला वायसराय है भारत का। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे देखेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? इसको कहा था BD सावरकर साहब ने, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर की एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उस पुस्तक में पहली बार सुयोजित स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया कि ये पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था जिसको बढ़िया तरीके से प्लान करके युद्ध किया गया था, यानी कि ये कोई क्रांति नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम था। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा था RC मजूमदार ने। किसने कहा था? RC मजूमदार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है RC मजूमदार, ठीक है। RC मजूमदार का तर्क है कि यह विद्रोह केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, इसमें अखिल भारतीय एकता की कमी थी, इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तो कभी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया और ना ही कभी मारा गया था? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कौन? बताएं। वह नेता 1857 का बताएं, 1857 का वह नेता जो ना तो कभी पकड़ा गया और ना ही कभी मारा गया, वो थे नाना साहब। उनका क्या नाम था बेटा? नाना साहब। नाना साहब जो थे कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? विद्रोह कौन कर रहे थे? कानपुर से नेतृत्व वो कर रहे थे नाना साहब, ठीक है। नाना साहब नेपाल की तराई में चले गए थे और फिर कभी अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आए थे, क्योंकि तराई का एरिया जो नेपाल का है वहाँ पर अभी भारत के जो आपराधिक वाली चीज़ें होती है वहीं पर भाग जाते हैं सभी लोग, ठीक है।
तो अभी दूसरी सीमा लग जाती है, तो वहाँ पर फिर भारतीय सीमा खत्म हो जाती है और नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम ही नहीं हुआ, तो नेपाल में कहाँ पर जाएँगे गरीब लोग। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से शुरू हुआ था बेटा? ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई की डेट को 1857 ईस्वी को छावनी, मेरठ के छावनी के भारतीय सिपाहियों ने इसको शुरू किया था। मंगल पांडे ने चिंगारी फूंकी थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताएं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? नाना साहब झांसी से नेतृत्व कर रहे थे, गलत हो जाएगा आपका। नाना साहब की बात की जाए तो नाना साहब जो थे ये कानपुर से जो थे वो एक प्रकार से विद्रोह कर रहे, नाना साहब कानपुर से जो है क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे, कानपुर का जो है नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह की बात की तो बिहार से कर रहे थे, कानपुर से नहीं कर रहे थे ये। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थी, बिल्कुल ठीक बात है ये, यानी बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से ही नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो यह पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, ठीक है, और कुंवर सिंह जो थे बिहार से कर रहे थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला को 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बाई व्हिच नेम वाज रानी लक्ष्मीबाई आल्सो नोन? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से भी जाना जाता है? छबीली, मनु या मणिकर्णिका? देखिए इनका तीनों नाम था बेसिकली, मनु, मणिकर्णिका और छबीली, तीनों नामों से इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ये सारे नाम जो हैं इन्हीं के ही हैं। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्हें प्यार से लोग मनु और छबीली भी कहा करते थे। मनु का ही फुल फॉर्म था मणिकर्णिका। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? बताएं, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह को कहां से गिरफ्तार किया गया था बेटा? तो बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था इसको, बहादुर शाह जफर को, और बाद में रंगून इनको भेज दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। क्वीन विक्टोरिया यानी रानी विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई थी? रानी विक्टोरिया की घोषणा जो हुई थी 1858 में हुई थी, चूंकि 1858 का अधिनियम इनके द्वारा आया था, नवंबर का महीना था वो 1858। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अब महारानी विक्टोरिया ही भारत पर शासन करेंगी, ऐसा था। और भारत का जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वायसराय के नाम से संबोधित किया गया। लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 20 नंबर प्रश्न। 1857 के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने। किसने दी थी बेटा? कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कार्ल मार्क्स कहता है भारतीय जनता का विदेशी शासन के खिलाफ पहला विद्रोह यही माना उसने। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है 21 नंबर। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो समाप्त हुआ था बेटा वो 1858 में समाप्त हुआ था। ठीक है, 1858 में जो है ये घोषणा हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम बनाया 1858 का पारित किया गया, और इसके तहत शासन की बागडोर कंपनी से लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को सौंप दी गई। ठीक है, पहले वो प्राइवेट कंपनी थी, वो शासन कर रही थी, अब जो है वहां से ब्रिटेन से शासन होगा भारत का। 22 नंबर प्रश्न। 1857 के ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 प्रश्न क्या है? 1857 के ध्यान से देखिएगा, 1857 के प्रश्न क्या पूछा गया? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्काल था चर्बी लगे कारतूस जो इसका प्रयोग करने के लिए बोलते थे। आप चर्बी सुअर की और गाय की चर्बी लगाते थे, गाय की चर्बी का उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसे में मंगल पांडे जैसे ब्राह्मण, वो व्यक्ति जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति, वो कैसे उसको पकड़ता, कैसे गाय जो है पवित्र मानी जाती है, गाय को वेदों में आज्ञा कहा गया, गाय को मारने पर जो है लोग उसके यहाँ खाना पीना बंद कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जब वहाँ पर काम करता है और गांव में अपने जाता है तो गांव के लोग उसका बोलते हैं कि भाई तू बहुत बड़ा ब्राह्मण बनता है, और उसके बाद में गाय का चर्बी लगा कारतूस उसको छीलता है। इसको मतलब बहुत बुरा लगा फिर मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे जी ने फिर जो है
चीज़ें, फिर इसी खिलाफ मंगल मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया और गोली मार दी जाकर के उसको। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के बीच भारी असंतोष पैदा किया, जो विद्रोह का मुख्य ट्रिगर बनी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो बैरकपुर में विद्रोह के देशभक्त कौन प्रसिद्ध है? उनका नाम है मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जो थे, पहली चिंगारी देशभक्ति की इसी ने फूंका था, मंगल पांडे साहब ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया और गोली मारी कई लोगों को। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में। ठीक है, कहाँ पर बेटा? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी ये बात भी ध्यान रखेंगे, 1857 में ही दी गई थी। ठीक है, प्रमुख सेनापति थे तात्या टोपे, और उन्हें उनके उनके ही एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया था, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में उनको फांसी दे दी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवोल्ट नाम की पुस्तक लिखी अशोक मेहता साहब ने। अशोक मेहता की पुस्तक है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और उसकी व्यापकता का विश्लेषण इस पुस्तक में बड़ी बारीकी के साथ अशोक मेहता साहब ने किया। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किसने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है? आनंद मठ नाम का उपन्यास किसने लिखा बेटा? आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये आनंद मठ। ठीक है, जो वंदे मातरम है, सुजलाम सुफलाम मालय शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, वो इसी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। 27 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, एएमयू के नाम से आज जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, समाज में सुधार लाना। सर सैयद अहमद खान कहीं पर ऑप्शन में है, बिल्कुल ए बी ऑप्शन दिया है, सर सैयद अहमद खान। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बेटा? तो ये इसका हुआ था प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय में हुआ था, बंबई में है ये, यहीं पर स्थापना हुई थी इसकी। 1885 में ही जो है इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे उस समय, WC बनर्जी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से। शुरुआत में यह पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर पुणे में चूंकि प्लेग फैल चुका था, और जब पुणे में प्लेग फैला था तो इसीलिए इसको बंबई ट्रांसफर किया गया, और बंबई में इसको स्थानांतरित किया गया था। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी कॉलेज में पहला अधिवेशन इसका संपन्न हुआ था कांग्रेस का। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए तो A.O. ह्यूम का नाम आता है। अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। एक सेवानिवृत्त यानी कि एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो कि रिटायर थे, जिन्होंने कांग्रेस के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही बताया था कि भाई एक संस्था के तहत अगर हम अपनी बातों को रखेंगे आप लोग, तो अंग्रेज सरकार सुनेगी। इल्बर्ट बिल विवाद, बताएं, इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया था? बताएं, इल्बर्ट बिल, बताएं, इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया था? तो इल्बर्ट बिल की अगर बात की बेटा तो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने वाले कौन उत्तरदायी हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, 32 नंबर का डी ऑप्शन। 1882 में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की शुरुआत की, इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पारसी विद्वान थे और नेता थे, जिन्होंने भारत की गरीबी और ब्रिटिश आर्थिक शोषण पर एक प्रमुख पुस्तक लिखी है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे ये। आप सोचो, ब्रिटेन की संसद के जो है सांसद चुने गए थे। 35 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे की बात की जाए, एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी जो थे, ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। रानाडे एक प्रसिद्ध न्यायविद और समाज सुधारक थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। जो काम यूनान के लिए सुकरात ने किया, वही काम जो है भारत के लिए महादेव गोविंद रानाडे साहब ने किया है। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये जो है किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने गोखले की सलाह पर पूरे भारत पर का भ्रमण किया और भारतीय राजनीति को समझा, और उसके बाद में फिर अपना आंदोलन शुरू किया। महादेव गोविंद रानडे के जो कौन किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य कौन थे? गांधी जी थे। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत कौन थे बेटा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत किसको माना जाता है? किसको? भारतीय राष्ट्रीय संघ को, बिल्कुल, इंडियन नेशनल यूनियन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तीनों तो वही हैं आपके उदारवादी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है। ये नेता प्रार्थना पत्र लिखते थे, संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग किया करते थे। ठीक है, इनकी बातों को सुना नहीं जाता था जल्दी। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था किसके अंतर्गत? प्रथम अकाल आयोग बताएं। प्रथम अकाल आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था? तो अध्यक्षता थी सर रिचर्ड स्ट्रेची की। सर रिचर्ड स्ट्रेची, सर रिचर्ड स्ट्रेची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। 1878 से 1880 के दौरान भीषण अकाल पड़ा था, और उसके बाद लॉर्ड लिटन ने आयोग का गठन किया था इसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ये बड़ी फेमस पुस्तक है। भारतीय धन किस तरीके से अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर ले जाते थे, अपने इंग्लैंड में ले जाते थे, भारत का धन लूट लूट करके। धन निकासी का सिद्धांत जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का सिद्धांत दिया है, उसको विस्तार से इसी पुस्तक में समझाया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चूंकि मैं बहुत बारीकी के साथ आपको समझा रहा हूँ। भारत का कौन सा वायसराय साहित्य जगत में ओवेन मेरीडिथ के नाम से विख्यात है? ओवेन मेरीडिथ के नाम से कौन विख्यात है बेटा? तो उसका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन विख्यात है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध कवि भी है ये, और उपन्यासकार भी हुआ करता था, जो साहित्य की दुनिया में ओवेन मेरीडिथ के नाम से कविताएं लिखा करता था। ओवेन मेरीडिथ नाम इसका उपनाम था, उसी नाम से कविता लिखा करता था। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? वही जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। सेकंड नंबर पर अध्यक्षता की थी किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश की संसद में चुने गए थे, पहले भारतीय थे वो। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत देते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नौरोजी ने बताया कि कैसे भारत का कच्चा माल और पैसा वेतन पेंशन व्यापार के माध्यम से इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिससे भारत निरंतर गरीब हो रहा है। तो भारत गरीब क्यों हो रहा है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया था इसी पुस्तक में। 43 नंबर, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका था संवैधानिक विधान। ये लोग जो है लिख पढ़ करके बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन की बात करते थे, जैसे गोखले जी, नेहरू जी, ये सब लोग थे। ठीक है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, और प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, शांतिपूर्ण सभा वगैरह करके अपनी मांगे प्रस्तुत किया करते थे। और इसके ठीक विपरीत थे गरम दल के नेता लाल बाल पाल। अगला प्रश्न, गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई? गीतांजलि पुस्तक पर जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1913 में नोबेल इस पर मिला है। किस पर मिला बेटा? 1913 में इस पर नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल जो है विश्व के में मिलता है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए तो गीतांजलि किताब लिखने वाले व्यक्ति हैं। 1913 में पहला नोबेल इन्हीं को मिला था पूरे एशिया में। एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। ठीक है। तो ये जो है साहित्य का नोबेल इनको मिला था 1913 में। किसको? गीतांजलि पुस्तक पर। किस पर? गीतांजलि पुस्तक पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी?
सत्यशोधक समाज की स्थापना सबसे पहले जानिए 1873 में हुई थी। किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुले ने महाराष्ट्र में दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए अधिकारों के लिए यह संस्था बनाई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। प्रश्न परीक्षा में पूछा था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? भारत का दूसरा शिवाजी, द सेकंड शिवाजी ऑफ इंडिया, कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक, सॉरी एक मिनट, करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड शिवाजी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि तिलक ने शिवाजी महाराज की तरह लोगों में वीरता और राष्ट्रवाद की भावना को जगाई थी, इसलिए उन्हें ये उपमा मिलती है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी बेटा? ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, लोकमान्य तिलक की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलक ने यह पुस्तक बर्मा की मांडले जेल में जब वो रह रहे थे तो मांडले जेल में उन्होंने यही पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य नाम की। उनकी सजा हो चुकी थी तो वहाँ पर बर्मा में, म्यांमार जो देश है उसी में बंद कर दिया गया था इनको। उसी दौरान इन्होंने कर्मयोग पर व्याख्या को लेकर के गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी कि कर्म करने पर क्या फल मिलता है, इसी को लेकर के पूरा लिखा था। गीता जो कर्मवाद पर आधारित थी उसी पर लिखी थी पुस्तक। 48 नंबर, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल नाम का एक विद्वान था। वेलेंटाइन चिरोल, इसने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक है ये। ब्रिटिश लेखक चिरोल का मानना था कि तिलक के क्रांतिकारी विचारों की वजह से ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा और विद्रोह बढ़ रहा था। 49 नंबर क्वेश्चन से, भारत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में प्रदान की गई थी। दिल्ली में आयोजित था पहला दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय हुआ करता था और उसी ने उपाधि जो है इसको दी थी 1878 ईस्वी में, 77 ईस्वी में, 77 लगा देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया था? द मराठा समाचार पत्र जो था मराठी भाषा में नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा में था, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें मराठी लगा देते हैं लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा। तिलक के दो पत्र निकलते थे उस समय, एक था केसरी जो मराठी भाषा में था और दूसरा था द मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था। तो केसरी था मराठी भाषा में, तो द केसरी नाम का समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में था द मराठा नाम का समाचार पत्र। 51 नंबर क्वेश्चन से, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गणपति महोत्सव जो है बीजी तिलक के द्वारा यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था 1893 में। बीजी तिलक 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की ताकि लोग धर्म के बहाने एकजुट हो सके और उनमें देशभक्ति जागे। ठीक है, तो गणपति महोत्सव 1893 में, ठीक है, और पूछा जाए आपसे कि शिवाजी महोत्सव तो 1895 में शिवाजी महोत्सव इन्होंने ही शुरू किया था, बीजी तिलक ने ही। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन थे? बताएं। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक ही थे। लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसरी ने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई थी केसरी पत्रिका ने, जिसकी वजह से तिलक को कई बार जेल भी जाना पड़ा था इसी पत्रिका की वजह से, इतनी जबरदस्त पत्रिका थी। 53 नंबर, किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? सौरमंडल का एक सितारा डूब गया तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। ठीक है, गांधी जी ने कहा था, ठीक है, गांधी जी ने इस बात को कहा था, बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन से, 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संवैधानिक आंदोलन का दूत किसे कहा जाता है? संवैधानिक आंदोलन का दूत गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को संवैधानिक आंदोलन का दूत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गोखले जी ब्रिटिश सरकार के नियमों के भीतर रह करके क्रमिक सुधारों की बात करते थे, ग्रेजुअल रिफॉर्म की बात करते थे कि भाई धीरे धीरे विकास होगा, उन्हीं के शासन में रह करके विकास होता रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। उसमें कुल मिलाकर के 72 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, जिसमें अधिकांश लोग वकील थे, पत्रकार थे और शिक्षित वर्ग के ही लोग शामिल थे। 72 लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी, बी ऑप्शन। इस अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी थी, व्योमेश बनर्जी। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल उनका नाम है, जॉर्ज यूल।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 57 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते मतलब थे। 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो थे ये अध्यक्षता इन्होंने करी थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। दूसरे में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1886 में हुआ था, हर साल होता था। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, तो 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले, दूसरे दादा भाई नौरोजी 1886 में, तीसरा 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था चेन्नई में, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे? आपके जॉर्ज यूल। आगे देखते हैं 58 नंबर, आर्य समाज किसने स्थापित किया था? आर्य समाज स्थापित किया था किसने बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, कब स्थापित हुई थी ये? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बंबई में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म की शुद्धता को एक प्रकार से लौटाना, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा था इस संगठन का। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था बेटा? तो यही दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश नाम से। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक है, और इसी पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने इस बात को कहा था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 60 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? तो सम्मेलन था बेटा वो सूरत का अधिवेशन था, 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समिति थी। बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समिति कौन सी थी? तो अभिनव भारत नाम की गुप्त समिति हुआ करती थी, अभिनव भारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना करी थी सावरकर जी ने। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी की बात है, अभिनव भारत की स्थापना की, और यह पहले मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। इसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराया जाए, यानी कि शस्त्रों के साथ विद्रोह करना पड़े, करेंगे हम। 62 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था कब? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में किया था बंगाल का विभाजन, जिसको बंग भंग के नाम से जानते हैं। 16 अक्टूबर लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी की में 16 अक्टूबर की डेट को बंगाल का विभाजन कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर। ठीक है, ताकि एकता भंग हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ा जाए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन का बहुत विरोध हुआ, 1911 तक आते थे इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, चूंकि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था सेकंड वाला। किस काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी या उदारवादी चढ़ कहा जाता है? उदारवादी चढ़ की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी चरण रहा है, ठीक है, वो रहा है आपका 1885 में जब स्थापना हुई और 1905 तक का। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बंगाल विभाजन तक जो सिस्टम रहा है, ये चीजें उदारवाद का रहा। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो लाल बाल पाल एकदम से विद्रोह करना शुरू कर देते और गरम दल की स्थापना कर देते। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल में शोक दिवस यानी डे ऑफ मॉर्निंग कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था बंगाल में? बंगाल का विभाजन हुआ था इसी डेट को, इसीलिए इसको मनाते हैं। जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उसी दिन पूरे बंगाल में लोगों ने उपवास रखा था, शोक मनाया था और एक दूसरे को राखी बांध करके एकता को दिखाया था। हिंदू मुसलमान सब एक हो चुके थे। ये था आपका डी ऑप्शन, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, इसी दिन इसको शोक दिवस मनाते हैं। आज भी मनाते हैं लोग, उपवास रखते हैं इस दिन को, 16 अक्टूबर को बंगाल में। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, एंटी बंगाल पार्टीशन अगेंस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था बंगाल के विरोध में शुरू किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी अपनाने की बात करी गई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस पर हुई थी बताएं? 1906 में शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने लॉर्ड मिंटो से क्या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में हुई थी। ढाका बंगाल जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी आज ढाका है, तो वही उसी ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती, गठन होता है।
67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मुस्लिम 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलकर के निम्नलिखित मांग की थी। कौन कौन सी मांग की थी बेटा? तो हालांकि आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वैसे शिमला समझौता की बात की जाए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक की अगर बात की जाए बेटा, तो संस्थापक थे इसके नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान इसके प्रथम मतलब कि इसके संस्थापक थे। हालांकि आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगा खां जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन लीग की स्थापना में मुख्य भूमिका ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने निभाई थी, सलीमुल्लाह खान, इसीलिए इनका नाम फेमस है। बी ऑप्शन। 69 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, चूंकि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और यहाँ पर जॉर्ज पंचम जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनको आना था। ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने पर और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। क्योंकि इससे क्या था कि भाई दिल्ली में आ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो भाई जब राजा आ रहा होता है और तो उसको सब सारा दंगा उंगा समाप्त करना होता, तो इसलिए सब समझौता करके इसको खत्म कर दिया था, ताकि जो है राजा को लगे कि सब कुशल मंगल है। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदान किया गया। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के द्वारा प्रदान किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं उसको। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था, यानी कि इस दौरान आप देखते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया। फूट डालो और राज करो की नीति को कानूनी रूप से यहीं पर लागू किया गया था 1909 में ही। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। अब देखिए यहाँ पर घटनाएं आपकी दी गई हैं। पहली घटना आपकी दी गई बेटा, देखें मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात की तो 1909 में ये हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, 1909। ठीक है, क्लियर। तो पहले आपका ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी ये। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? 1911 में की गई थी। ठीक है, और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब मिलाइए, सबसे पहला कौन आएगा? 1909, यानी कि ए आएगा, पहला ऑप्शन एक वाला। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका? राजधानी का, यानी 1911, यानी राजधानी का दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, यानी तीसरा आएगा। पहला के बाद में तीन, यानी फर्स्ट और थ्री। इसके बाद में अगला आपका क्या हो जाएगा? अगला आपका क्या हो जाएगा? 1911, यानी कि 1914 वाला, यानी प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि आपका दूसरा। 1 3 2, 1 3 2 और फिर उसके अंदर 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन में देखिए 1 1 3 2 4, 1 3 2 4, सी ऑप्शन में दिया है 1 3 2 4। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्लिमेंट 1909 में हुआ तो पहले नंबर पर यही आएगा। 1911 में आपका ये हुआ, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 1914 में ये शुरू हुआ तो ये चौथे दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर। और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 72 नंबर आपका प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इसके रचयिता है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकबाल ने यह गीत लिखा था 1905 ईस्वी में। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। शुरुआत में वे भारतीय एकता के समर्थक थे, हालांकि बाद में उनके विचार भी बदल गए थे मोहम्मद इकबाल के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, लेकिन पहले उनके विचार एकता के पक्षधर में थे। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वह कौन सा अंग्रेज था? वह अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बना था? जॉर्ज यूल या विलियम बेहरन बेहरन मतलब कि बेडरबर्न, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन या एनी बेसेंट? बताएं। वह अंग्रेज व्यक्ति था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो विलियम बेडरबर्न। ठीक है, ये था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पहली बार ये बना था 1889 ईस्वी में बम्बई का अधिवेशन हुआ था वहां पर, और फिर दूसरी बार 1910 के अधिवेशन में भी अध्यक्षता इसने करी थी, इलाहाबाद के अधिवेशन की। ठीक है, 2 बार अध्यक्ष रहा था ये विलियम बेडरबर्न। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, चूंकि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली में जॉर्ज पंचम आ रहे थे उसी दौरान। ठीक है, औपचारिक रूप से 1912 में कार्यभार शुरू हो चुका था, 1911 में इसमें आयोजन कर दिया गया था, घोषणा हो चुकी थी 1911 में, और पूरा कार्यभार शुरू हो जाता है 1912 में, कार्यभार शुरू हो चुका था 1 साल बाद। 75 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो हुआ था बेटा, ये लखनऊ में हुआ था 1911।
ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लखनऊ 1911। लखनऊ समझौते के तहत दोनों संगठनों ने एक ही स्थान पर अधिवेशन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साझा जो है मांगे रखी और इस तरीके से ये अधिवेशन हुआ। हमने आपसे 75 क्वेश्चंस आपको बता दिए विस्तार से, वैसे 75 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ से कम आपके कम से कम 150 क्वेश्चन से ऊपर मैंने आपको तैयार करवा दिया, चूँकि मैं इतनी बारीकी के साथ आपको समझाया हुआ हूँ। तो मेरे हिसाब से आज इससे बेटर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। कल की परीक्षा में यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर आप नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।